हेलो स्टूडेंट, भौतिक विज्ञान की आज की वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का हमारा फिजिक्स का टॉपिक है एम्पियर का परिपथीय नियम। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था बायो-सेवर्ट का नियम और उसके अनुप्रयोग। तो आज बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने बायो-सेवर्ट के नियम और उसके अनुप्रयोग के बारे में पढ़ा था, बिल्कुल ऐसे ही हमारा क्या है, एम्पियर का नियम और उसके अनुप्रयोग। तो किसी भी नियम को समझने के लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है उसके अनुप्रयोग अर्थात उसकी एप्लीकेशन को समझना। तो एम्पियर के नियम को समझने के लिए इस वीडियो को प्लीज लास्ट तक जरूर देखें। तो एम्पियर का नियम समझने से पहले आपको देखना होगा रेखीय समाकलन कि रेखीय समाकलन क्या होता है, क्योंकि एम्पियर के नियम में हम एक वर्ड पढ़ेंगे रेखीय समाकलन के बारे में। तो रेखीय समाकलन होता है हमारा चुंबकीय क्षेत्र एवं लंबाई के अल्पांश के अदिश गुणनफल का समाकलन। यानी चुंबकीय क्षेत्र क्या है हमारा यहाँ पर वेक्टर बी और अल्पांश डीएल। ये अल्पांश कैसे लगा यहाँ पर वो हम एप्लीकेशन में पढ़ेंगे। वैसे डीएल हमने अल्पांश के बारे में हमने पीछे की बहुत सी वीडियो में पढ़ा हुआ है। तो चुंबकीय क्षेत्र और अल्पांश का क्या कर दिया, समाकलन करने पर बनता है हमारा क्या, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, समाकलन बी डीएल कोस थीटा। अब बात आई है कोस थीटा कैसे हुआ। पीछे मैंने बताया था वीडियो में कि अगर हमारा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी हो यानी सदिश गुणनफल हो वेक्टरों का, तो हम उसमें क्या करते हैं, ए बी साइन थीटा। मान के चलो हमारे पास है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, तो हम उसको क्या लिखते हैं, ए बी साइन थीटा। और अगर हमारे पास डॉट है वेक्टर ए डॉट बी, तो हम उसे लिखते हैं ए बी कोस थीटा। यानी सदिश गुणनफल में ए बी साइन थीटा और अदिश गुणनफल में आता है हमारा ए बी क्रॉस थीटा कोस थीटा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अदिश गुणनफल। तो हमने इसको समाकलन बी डीएल को क्या लिखा, बी डीएल कोस थीटा। इतनी बात सभी के समझ में आई। इसके बाद अपने एम्पियर के नियम पे। एम्पियर के नियम के अनुसार, एम्पियर का नियम है कि किसी बंद पथ के चुंबकीय क्षेत्र के रेखा समाकलन। हमने अभी पढ़ा रेखा समाकलन क्या है, चुंबकीय क्षेत्र और अल्पांश की का अदिश गुणनफल और उस पूरे का क्या करना है, हमें समाकलन करना है। वो क्या होगा हमारा रेखीय समाकलन। तो इसी प्रकार एम्पियर के नियम में क्या कहा गया है कि किसी बंद पथ के चुंबकीय क्षेत्र के रेखा समाकलन का मान निर्वात की चुंबकशीलता, चुंबकशीलता सबने पढ़ा है, निर्वात की या वायु की चुंबकशीलता क्या होती है हमारी म्यू नॉट के मान एवं उस बंद पथ से गुजरने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के गुणनफल के बराबर होता है। यानी जो हमारा बी डीएल का समाकलन है वो किसके बराबर होगा, म्यू नॉट और मल्टीप्लाई में एक बंद पथ लेना होगा, उसके अंदर जितनी भी धारा गुजर रही है उस धारा का किसके साथ में मल्टीप्लाई होगा, चुंबकशीलता के साथ में। तो इसको समझने के लिए एक बार अपने गॉस के नियम को देखो। जो एम्पियर का नियम लगेगा वो बिल्कुल गॉस के नियम से लगेगा। दूसरे चैप्टर में आपने पढ़ा होगा गॉस का नियम। तो गॉस का नियम का फॉर्मूला क्या आता हमारा, ई डी एस इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो गॉस के नियम में क्या था हमारा कि हमें किसकी जरूरत थी, एक बंद पथ की जरूरत थी। हमने क्या लिया यहाँ पर, गॉस के नियम को देखो एक बार। हमने एक बंद पथ लिया जिसमें हमारे आवेश है, पहला Q1, एक Q2 और एक क्या है माइनस Q3 मान लिया। आवेश क्या है, Q1, Q2 और माइनस Q3 है। तो उसमें तुम क्या करते थे, वेक्टर E डॉट वेक्टर S ds इज इक्वल टू क्या करते थे, हमारा फॉर्मूला था सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यानी जो आवेश है उनका योग, जितने भी जो भी आवेश है उनका योग। तो हमारे आवेश कितने हैं, Q1 है प्लस Q2 और एक क्या है माइनस Q3 है अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से हम क्या समझ सकते हैं, एम्पियर का नियम भी समझ सकते हैं। क्या है एम्पियर का नियम समझने के लिए क्या लिया हमने, 3-4 तार ले लिए।
जिसमें हमारा क्या हो रहा है, धारा प्रवाहित हो रही है। पहले में I1, I2, I3, I4। हमने मान के चला कि तीसरे तार में I3 जो धारा है वो नीचे की तरफ है। तुम अपने डायग्राम में कुछ भी दिखा सकते हो, I3 भी ऊपर की तरफ दिखा सकते हो या I1 नीचे की तरफ दिखा सकते हो। हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ चाहिए धाराओं का बीजगणितीय योग। तो क्या हो गया इसमें, धारा I1 दूसरे तार में, धारा I2 तीसरे तार में, धारा I3 है लेकिन क्या है वो नीचे की दिशा में है, और चौथे तार में हो गई धारा I4। तो गॉस के नियम के अनुसार ऐसा ही हमारा क्या है, एम्पियर का परिपथीय नियम। तो एम्पियर के नियम में क्या है हमारा, किसी बंद पथ, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, एक बंद पथ लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा हमें, बंद पथ। तो हमने क्या कर लिया, इसके चारों ओर एक बंद पथ की परिकल्पना कर ली, और जिसमें कितनी धारा है, तारों में I1, I2, I3, I4 धाराएं क्या हो रही है, गुजर रही है। तो एम्पियर के परिपथीय नियम क्या था हमारा, BDL का समाकलन, यानी रेखीय जो समाकलन होता है वो बराबर किसके होता है, जितनी भी धारा हमारे बंद पथ में गुजर रही है उसकी साथ में मल्टीप्लाई होनी है चुंबकशीलता की। यही हमारा एम्पियर का परिपथीय नियम था। एक बार फिर से डेफिनेशन, एम्पियर के नियम के अनुसार क्या था, किसी बंद पथ के चुंबकीय क्षेत्र के रेखा समाकलन का मान निर्वात की चुंबकशीलता यानी म्यू नोट के मान एवं उस बंद पथ से गुजरने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के गुणनफल के बराबर होता है। यानी अभी हमने रेखीय समाकलन के बारे में पढ़ा है। चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन क्या बताया था, चुंबकीय क्षेत्र और अल्पांश का अदिश गुणनफल का रेखीय समाकलन क्या है हमारा, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। तो एम्पियर के नियम में क्या बताया कि जो रेखीय समाकलन होता है वो किसके बराबर होता है, निर्वात की चुंबकशीलता तथा बंद पथ से गुजरने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग। बीजगणितीय योग मतलब उसमें कितनी धारा प्रवाहित हो रही है हमारे बंद पथ में, उन सभी को क्या करना है, जोड़ना है, और उसकी मल्टीप्लाई किसके साथ करनी है, म्यू नोट के साथ। तो जहां पर हमारी म्यू नोट क्या है, निर्वात की चुंबकशीलता। तो अपने फिर फॉर्मूले से आएंगे, BDL का समाकलन ऐसा ही हो गया। अभी बताइए, BDL कोस थीटा लिख सकते हैं इसको, क्योंकि अदिश गुणनफल है, तो BDL कोस थीटा हो गया। तो म्यू नोट क्या है, यहाँ पर निर्वात की चुंबकशीलता है, तो यहाँ पर क्या होगा, BDL का रेखीय समाकलन का समाकलन इज इक्वल टू होता है म्यू नोट और मल्टीप्लाई में धाराओं का बीजगणितीय योग। हमारी धारा कितनी है, I1, I2, I3, I4। तो हमने क्या लिख दिया, I1 प्लस I2, लेकिन हमारी तीसरे तार में धारा क्या है, नीचे की तरफ है, तो हमने क्या लिख दिया वहां पर माइनस I3 और प्लस I4। तो क्या हो गया हमारा एम्पियर का परिपथीय नियम, BDL का समाकलन इज इक्वल टू म्यू नोट I1 प्लस I2 माइनस I3 प्लस I4। इतनी बात समझ में आई। तो जो हमारा एम्पियर का परिपथीय नियम होगा उसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं फॉर्मूले को, ये फॉर्मूला सेम है दोनों। इसमें हमने सिग्माई यानी इसे लिख सकते हो म्यू नोट मल्टीप्लाई बंद पथ से गुजरने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग, कि हमारे बंद पथ से कितनी धारा गुजर रही है। एक बार फिर से एम्पियर का परिपथीय नियम, एम्पियर के परिपथीय नियम समझने के लिए हमें क्या समझना होगा, सबसे पहले कि रेखीय समाकलन क्या होता है, किसका, चुंबकीय क्षेत्र एवं लंबाई के अल्पांश का। तो हमने बताया कि चुंबकीय क्षेत्र तथा अल्पांश का अदिश गुणनफल, अदिश का मतलब क्या होता है, डॉट का समाकलन हमारा क्या कहलाएगा, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। और हमारे एम्पियर का नियम है कि रेखीय जो समाकलन होता है चुंबकीय क्षेत्र का वो इक्वल टू होता है निर्वात की चुंबकशीलता और मल्टीप्लाई में बंद परिपथ से कुल कितनी धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, इस नियम का प्रयोग हम कहाँ पर करेंगे, कैसे करेंगे, क्या होगा, उसके लिए क्या समझना पड़ेगा हमें,
एम्पियर के नियम के अनुप्रयोग। तो बने रहिए। अगला हेडिंग है हमारा एम्पियर के नियम के अनुप्रयोग। तो एम्पियर के नियम के अनुप्रयोग में हमारा पहला पॉइंट है सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। क्या याद करना है? सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। यह हम लिख सकते हैं अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, और जो कि हमारे कहीं से किससे निकलेगा? एम्पियर के परिपथीय नियम से। तो फिजिक्स में सबसे पहली बात तो यह है कि अपना टॉपिक क्लियर होना चाहिए, टॉपिक समझ में आना चाहिए कि पूछा गया क्या है। इसमें पूछा गया सीधा धारावाही चालक। मान के चले तुम्हारा क्या है? धारावाही चालक है, और इससे r दूरी पर कोई बिंदु P है, वहां हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। यानी हमें हेडिंग में क्या पूछा गया है? एक सीधा धारावाही चालक है। धारावाही चालक सभी को पता है, मैंने ही बताया है, मैं अपनी वीडियो में मैंने ही बताया तुम्हें। धारावाही चालक क्या होता है? ऐसा चालक जिसमें क्या हो? धारा प्रवाहित हो रही हो। तो उसके r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां हमें क्या निकालना है? चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। और ये चुंबकीय क्षेत्र कैसे निकलेगा? एम्पियर के परिपथीय नियम से। और एम्पियर के परिपथीय नियम से चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? सबसे पहले एक बंद पथ। क्या चाहिए? हमें एक बंद पथ चाहिए। और बंद पथ के लिए क्या चाहिए? बंद पथ में एक समाकलन करने के लिए क्या चाहिए? हमें अल्पांश चाहिए। बोला था ना रेखीय समाकलन में कि चुंबकीय क्षेत्र तथा अल्पांश का समाकलन हमारा रेखीय समाकलन कहता है चुंबकीय क्षेत्र का। तो उसमें क्या चाहिए? हमें एक अल्पांश। तो हमने क्या ले लिया? यहाँ पर एक अल्पांश ले लिया जिसकी लंबाई कितनी है? dl। ये छोटा अल्पांश यहाँ तक है, वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दिखाई गई है। तो अपना टॉपिक क्लियर हुआ कि हमें क्या निकालना है? सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। यानी एक चालक है जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है, उसके किसी बिंदु P पर क्या निकालना है? चुंबकीय क्षेत्र। तो हम पढ़ चुके हैं कि कोई धारावाही चालक है जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है, तो वो अपने चारों ओर क्या करेगा? एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो इसमें जो हम ये डायग्राम बनाया है इसी के बारे में हम लिखेंगे। क्या कि माना एक धारावाही चालक तार है, धारावाही चालक तार है जिसमें ऊपर की तरफ क्या प्रवाहित हो रही है? I एम्पियर की धारा, यानी नीचे से ऊपर की ओर बह रही है। तार से r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। यही तो लिखा हुआ है, r दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो तार के चारों ओर P से हमने क्या कर दिया? तार के चारों ओर बिंदु P से एक बंद पथ की परिकल्पना कर ली। परिकल्पना क्योंकि हमें एम्पियर के परिपथीय नियम में एक बंद पथ की क्या होती है? एक जरूरत होती है। तो उसके लिए क्या कर लिया? हमने एक बंद पथ की परिकल्पना कर ली जिसका केंद्र क्या हो गया? O। ये अंडाकार नहीं है, ये गोला है जिसके अंदर क्या है? तार है। यानी क्या है? एक गोला है और उसके अंदर क्या है? तार है। तो ये आकृति वो है। तो क्योंकि रज्जुरेखीय धारावाही तार के चुंबकीय क्षेत्र की चुंबकीय बल रेखा उसके चारों सकेंद्र होती है। क्या है? ये हमारा तार है, तो इसके चारों ओर, तार के चारों ओर क्या होगी? हमारी बल रेखाएं होगी। तो तार के चारों ओर क्या होगी? बल रेखाएं होगी। जो हमारा बेलन है, पड़ा हुआ बेलन है, तो उसके चारों ओर कैसे होगी? धाराएं ऐसे फैली हुई होगी। ये ऐसे है तो इसमें कैसे होगी? ऐसे गोल गोल घूमती हुई होगी। तो इसमें क्या होगी? हमारी जो हमारा चुंबकीय बल रेखा है वे क्या होगी? वर्त के चारों ओर होगी, वर्तों के रूप में होगी, यानी वर्ताकार पथ के समांतर होगी।
मान के चलो यहाँ पूछी जाए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहाँ होगी, इधर होगी। चुंबकीय बल रेखाएं इस बिंदु पर कहाँ होगी, इधर होगी। इस बिंदु पर कहाँ होगी, इधर। उस बिंदु पर कहाँ होगी, बल रेखाएं उधर होगी। यदि बात समझ में आई तो अब हमने क्या कर लिया, एक धारावाही चालक ले लिया जिससे r दूरी पर कोई बिंदु P ले लिया। उस बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है जो कि निकलेगा एम्पियर के नियम से। और एम्पियर के नियम का प्रयोग करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक बंद पथ चाहिए। ठीक है, तो अब अपनी डेरिवेशन देखेंगे क्या, एम्पियर के नियम से। क्या है एम्पियर का नियम, बी डीएल का समाकलन। बी हमारा चुंबकीय क्षेत्र है, डीएल क्या है हमारा अल्पांश। यानी ये डीएल कहाँ लिया जाएगा, आगे भी हम जो भी डेरिवेशन पढ़ेंगे, अनुप्रयोग पढ़ेंगे एम्पियर के नियम के, जो हम बंद पथ लेंगे उसी बंद पथ में क्या लेंगे, अल्पांश, यानी इसका छोटा सा अवयव लेंगे। तार में अल्पांश नहीं लेंगे, जो बंद पथ होगा हमारा उस बंद पथ में क्या लेंगे, हम एक अवयव लेंगे, अल्पांश लेंगे। तो ये जो अल्पांश होगा हमारा एम्पियर के नियम में कहाँ पर होगा, ये हमारा अल्पांश बंद पथ में होगा। जो बंद पथ की लंबाई होगी उसी में क्या लिया जाएगा, अल्पांश लिया जाएगा। इतनी बात समझ में आई। तो उसके बाद बी डी एल इज इक्वल टू क्या था हमारा, म्यू नोट मल्टीप्लाई क्या था, बंद परिपथ में प्रवाहित धारा। एम्पियर का नियम क्या था हमारा, कि जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन होगा वो बराबर होता है बंद पथ में जितनी धारा प्रवाहित हो रही है उसका गुणनफल किसके साथ में, चुंबकशीलता के साथ में, निर्वात की। तो इतनी बात यहाँ तक हुई, सभी के क्लियर हुआ इतनी बात। मेरी कोशिश रहती है कि हर एक पॉइंट क्लियर हो, किसी को कुछ पूछने की जरूरत ना हो। तो इसमें क्या होगा, बी डी एल इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू नोट सिग्मा आई। सिग्मा आई का मतलब क्या हो गया, धारा का कुल बीजगणितीय योग की कितनी धारा प्रवाहित हो रही है। तो हमें पता है हमारे बंद पथ में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है। बंद पथ में क्या है हमारा, एक धारावाही चालक तार है जिसमें आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो हमारा सिग्मा आई इज इक्वल टू कितना होगा, आई। यदि इसमें बहुत सारे तार होते तो तब उनका योग होता, तो हम क्या लेंगे, सिग्मा आई की जगह आई। तो इसमें क्या होगा हमारा, हमारे बंद परिपथ में प्रवाहित धारा कितनी है, आई है। अतः बी डी एल इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू नोट आई, यानी बी डॉट डी एल का समाकलन इज इक्वल टू होगा म्यू नोट आई। अभी पीछे बताया क्या, कि जो बी डॉट डीएल होता है, वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल होता है, उसे क्या लिखते हैं हम, बी डीएल कोस थीटा। तो उसका क्या हो गया, ये समाकलन इज इक्वल टू म्यू नोट आई। अब इसमें क्या चाहिए हमें, थीटा। क्या देखना है, थीटा। तो थीटा जो होता है हमारा, इसमें थीटा होता है अल्पांश तथा चुंबकीय क्षेत्र के बीच बना कोण। यानी हमारा अल्पांश क्या है और चुंबकीय क्षेत्र, उन दोनों की दिशा क्या है, उन दोनों के बीच बना कोण क्या होगा हमारा, थीटा होता है। तो इसमें हमारा अल्पांश क्या है, ये हमारा अल्पांश है, और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है, वो भी इस दिशा में है। तो दोनों क्या एक दूसरे के समांतर है, और जब दोनों एक दूसरे के समांतर है तो कितना कोण बनेगा दोनों के बीच, सभी को पता है 0 डिग्री। और कोस 0 का मान कितना होता है हमारा, 1। कोस 0 का मान कितना होता है, 1। तो जब हम कोस थीटा की जगह कोस 0 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा कोस खत्म। तो कोस थीटा कितना है हमारा, 1। तो क्या बच गया हमारा, बी समाकलन डीएल इज इक्वल टू म्यू नोट आई। सभी को पता है क्योंकि सभी बिंदुओं पर बी समान है, इसलिए बी का क्या होगा, समाकलन नहीं होगा। किसका समाकलन होगा, डीएल का। और डीएल हमारा क्या है, वृत्त की परिधि। एक बार डायग्राम में फिर से क्या है, डीएल हमारा ये था। अगर हम छोटे छोटे पार्ट डीएल के मान ले तो क्या हो जाएगा, जब हम इस डीएल का समाकलन करें तो इस पूरे की लंबाई आएगी,
ये लंबाई क्या है हमारी, वर्त की परिधि है, और वर्त की परिधि का फॉर्मूला कितना है हमारा, 2πr। तो इसलिए क्या आ गया, dl का समाकलन क्या होगा, वर्त की परिधि यानी 2πr। तो b मल्टीप्लाई क्या आएगा, 2πr इज इक्वल टू म्यू नोट आई। तो b इज इक्वल टू क्या हो गया, म्यू नोट आई, 2πr कहाँ डिवाइड में चला जाएगा, तो b इज इक्वल टू क्या आया, म्यू नोट आई अपॉन 2πr। तो ये हेडिंग था हमारा क्या, सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, या हो सकता है तुम्हारा हेडिंग हो अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना। किसके नियम से, एम्पियर के नियम से। इतनी बात सभी की समझ में आई। तो आगे है हम एम्पियर के परिपथीय नियम का प्रूफ, उत्पत्ति। इसको अपनी कॉपी में एम्पियर के नियम के बाद उत्पत्ति लिख लेना, बाद में एम्पियर के नियम के बाद ये कर लेना, अनुप्रयोग बाद में करना। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि एम्पियर का नियम समझाइए, या कभी पूछ लिया जाता है कि एम्पियर का नियम समझाइए तथा उसकी उत्पत्ति भी कीजिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, जैसे हमने एम्पियर के नियम में किया, यही एक धारावाही चालक ले लिया जिसमें I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पर क्या ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो यही इसमें लिखा, माना एक सीधा धारावाही चालक तार है जिसमें I धारा ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है, इससे r दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण B इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू नोट अपॉन 2πi अपॉन r। अपने पिछली वीडियो में देखना, कॉपी खोल के देखना, उसमें तुमने एक डेरिवेशन की हुई है, किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना। वहां पे हमारा फॉर्मूला आया हुआ है कि B इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 2π इंटू आई अपॉन r। ये हमारा फॉर्मूला आया हुआ है, किसी धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र B इज इक्वल टू होता है म्यू नोट अपॉन 2πi अपॉन r। तो इसको मान लिया हमने समीकरण नंबर 1। तो इस वर्ताकार पथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र, अभी बताया था क्या है हमारा, एम्पियर का इस वर्ताकार पथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र तथा अल्पांश का रेखीय समाकलन, यानी अभी बताया चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र डॉट अल्पांश का क्या होगा, समाकलन। हमारा क्या होगा, वर्ताकार पथ के अनुदिश समाकलन निकल के आ जाएगा, यानी वर्ताकार पथ के अनुदिश क्या आ जाएगा, हमारा चुंबकीय क्षेत्र निकल के आ जाएगा, कि जो हमारा बंद पथ लिया हुआ है हमने एक वर्ताकार, उसके अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र क्या आएगा हमारा निकलकर, बी डी एल का समाकलन। तो अभी बताया बी डी एल कोस थीटा हो जाएगा, क्योंकि वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल है। तो अदिश गुणनफल क्या होता है, ए बी कोस थीटा, तो इसलिए क्या हो गया है, बी डी एल कोस थीटा। तो थीटा क्या है हमारा वहां पर 0 डिग्री है, क्यों, क्योंकि अल्पांश और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के क्या है, समांतर है, इसलिए क्या आ गया, थीटा 0 डिग्री आ गया। तो जब थीटा 0 डिग्री आ गया तो इसमें क्या होगा, अब हमारा बी डी एल वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल का समाकलन इज इक्वल टू बी, और कोस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो क्या आ जाएगा यहाँ समाकलन डी एल। इसके बाद समाकलन वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल इज इक्वल टू क्या आएगा, बी क्रॉस डी एल क्या है हमारा, जो हमारा डी एल है उसका समाकलन करेंगे तो क्या आएगा हमारा निकलकर 2πr, जो कि क्या हमारी वर्त की परिधि है। क्या है ये, हमारी वर्त की परिधि है, और वर्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2πr। तो हमने dl की जगह क्या लिख दिया यहाँ पर 2πr, और b का मान कहाँ, समीकरण 1 से b का मान यहाँ पे रख देंगे। समीकरण 1 कहाँ है हमारी, ऊपर समीकरण 1 है, b इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 2πi अपॉन r। ये वैल्यू कहाँ पे रख देंगे, यहाँ b में। तो हमारा क्या आएगा, समाकलन b वेक्टर b डॉट वेक्टर डी एल इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 2πi अपॉन r। ये b की वैल्यू है, और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा हमारा ये
2πr, और 2πr से क्या हो जाएगा, 2πr खत्म हो जाएगा। जब 2πr से हमारा 2πr खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा, बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, यानी समाकलन वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। और यही क्या है हमारा एम्पियर का परिपथीय नियम। एम्पियर का परिपथीय नियम भी तो यही था। क्या था एम्पियर का परिपथीय नियम, कि चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन बराबर होता है चुंबकशीलता और मल्टीप्लाई में जितनी धारा प्रवाहित हो रही है। हमारी इसमें धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, आई, तो इसलिए क्या है हमारा वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। अच्छे से समझने के लिए सभी स्टूडेंट वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, और जिसने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।